वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। तुलनात्मक राजनीति लेक्चर श्रृंखला की 5वीं कड़ी लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं निरंतर आपके सामने लेक्चर्स नहीं ला पाया, लेकिन अब फिर मेरी कोशिश ये है कि मैं 2-3 दिनों के अंतराल पर एक लेक्चर आपके सामने लाऊं। मेरे यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर अपलोड होगा। आप सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को सुनें, एक दूसरे से साझा करें और लेक्चर्स में सवाल पूछें। पिछले दिनों में कुछ व्यस्तताएं थीं परीक्षाओं को लेकर और पीएचडी के वाइवा को लेकर, इसलिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाया था। अंतिम लेक्चर जो हमारा इस सीरीज में आया था वो तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम पर आया था, मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उस मॉडर्न अप्रोच में जो सिस्टम अप्रोच है उसमें दो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं, दो धाराएं हैं जिन पर बातचीत करनी है। पहली धारा डेविड ईस्टन की है, जिन्होंने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था। पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल पर बातचीत की थी। आज हम लोग ऑमंड पावेल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल पर बातचीत करने जा रहे हैं। क्योंकि डेविड ईस्टन का जो मॉडल था, इट वाज फॉर लिबरल डेमोक्रेटिक डेवलप्ड कंट्रीज, जो उदारवादी विकसित लोकतांत्रिक देश थे उनके अध्ययन के लिए था। वहाँ पर डिमांड्स की जाती थी, जो इनपुट्स होती थी उन डिमांड्स को गेट कीपिंग और प्रोसेसिंग के चलते फिर आउटपुट्स में, पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में बदला जाता था। फिर उसके फीडबैक के बाद इनपुट्स को फिर से एक तरह से सुधारा जाता था। तो ये जाता है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। तो जो डेविड ईस्टन का मॉडल था वह एक तरह से इनसफिशिएंट था, अपर्याप्त था फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो 1950 के बाद, जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा गया, जिन्हें डेवलपिंग कंट्रीज कहा गया, जो 1950 के बाद आज़ाद हुए देश थे, उनका अध्ययन डेविड ईस्टन के मॉडल से नहीं हो पा रहा था। वहाँ राजनीतिक विकास किस तरह हुआ है, राजनीतिक संस्थाएं वहाँ कैसे काम करती हैं, इसका अध्ययन नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए ऑमंड और पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल लाया। उन्होंने कहा कि एक स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरह किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। तो इसमें जैसे वर्ड में है स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड व्हाट इज फंक्शनल। ओके, जैसे बीए सेकेंड ईयर में मैं ठीक नहीं समझता था। जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था 2010 में, तो मैं ठीक इन शब्दों का मतलब नहीं समझता था कि संरचना का क्या मतलब होता है, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, इसका क्या अर्थ हुआ। तो बिफोर कमिंग ऑन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल ऑफ ऑमंड एंड पावेल, I want to discuss about structure. What is structure? ये स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हिंदी में संरचना और हिंदी करें तो बनावट या ढांचा, किसी भी चीज की उसका आकार प्रकार। जैसे इस कमरे का एक स्ट्रक्चर है, ओके, उसकी बनावट क्या है, यानी वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। संरचना यानी उसका आकार प्रकार क्या है, और इस संरचना को बनाने में क्या चीजें निर्मित हैं। जैसे हमारे बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को बनाने में जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो इस शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी इस शरीर का संरचना बनाती है, इस शरीर की का ढांचा बनाता है। उसी तरह इस कमरे के ढांचे को बनाने में ईंट लगे हैं, मोरंग लगा है, सीमेंट लगा है। इसके पहले भी एक आइडिया लगा है, एक विचार लगा है, जिस विचार के तहत इस कमरे की लंबाई, इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई ये तय की गई। ठीक इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था की भी, किसी भी सिस्टम का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो ऑमंड और पावेल जो है पॉलिटिकल सिस्टम की व्याख्या इसी स्ट्रक्चर से मिलकर करते हैं। वे कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है।
यानी तभी ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल हुआ। यानी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वह पॉलिटिकल सिस्टम एक स्ट्रक्चर में काम करता है। उस पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये अभी हम बताते हैं, और उसके कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं, तभी वो पॉलिटिकल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम आर्मंड एंड पावेल डिफाइन करता है डेविड ईस्टन से इतर। डेविड ईस्टन ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। जो मूल्य हैं उनका एक आधिकारिक आवंटन है, यानी कौन क्या काम करेगा इसका एक आधिकारिक आवंटन है। आर्मंड पॉवेल जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह देखता है कि इट्स अ एक्सपेरिमेंट ऑफ लीगल एंड फिजिकल अथॉरिटी। ये वैधानिक और भौतिक सत्ता का एक प्रयोग है। यानी विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या होते हैं अभी आते हैं। वो स्ट्रक्चर कुछ वैधानिक कामों को परफॉर्म करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, उन्हीं को पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। ठीक, तो किसी भी आर्मंड पॉवेल बिगिन करते हैं ये कहते हुए कि किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की एक खास विशेषता होती है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। पहली क्या है, पहली विशेषता क्या है, जैसे अगर अभी तक हमने आपसे सिस्टम पर बात ना की हो तो मैं बात 2 मिनट में कर लेता हूं, उसके बाद मैं आता हूं पॉलिटिकल सिस्टम की विशेषता पर जो आर्मंड पॉवेल बताते हैं। व्हाट इज अ सिस्टम। मैं अपनी क्लासेस में ये अक्सर पूछता हूं कि व्यवस्था क्या है, व्हाट इज अ सिस्टम। तो अगर आप क्लासेस में होते, हम आप आमने सामने होते थे, एक लोगों से पूछा जा सकता था कि आप सिस्टम से क्या समझते हैं। तो सिस्टम एक ऐसे बनावट को कहते हैं जिस बनावट के जो तत्व हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हों और एक दूसरे से जुड़े हों। सो एनीथिंग विच इज इंटरकनेक्टेड, अंतर जुड़ाव, अंतर संबंध, एंड इंटरडिपेंडेंट, अंतर निर्भरता। किसी भी सिस्टम की सबसे 2 महत्वपूर्ण खासियत है, अंतर संबंध और अंतर निर्भरता। जैसे मानव शरीर, ह्यूमन सिस्टम एक व्यवस्था है, इसमें अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। सभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू अ साइबर कैफे एंड यू आस्क देयर प्लीज गिव मी अ सिस्टम, व्हाट इट मीन्स, यू आर आस्किंग फॉर अ कंप्यूटर, जो उस कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड। ये है सिस्टम। यानी जितने पार्ट्स हैं सिस्टम के वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारा जो मानव शरीर का सिस्टम है उसके अलग अलग सब सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, और वो हमारी ह्यूमन बॉडी को डायनेमिक बना रहे हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ओके, सो आई एम कमिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स टोल्ड बाय आर्मंड एंड पॉवेल अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम। आर्मंड एंड पॉवेल राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताते हैं और उसके बाद फिर वो राजनीतिक व्यवस्था के स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर फंक्शन बताते हैं। 3 चीज बताते हैं कि क्या है राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता, क्या है राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये तीनों चीजें आर्मंड पॉवेल की स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जाना जाता है, अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत। यानी इस मॉडल से जो आर्मंड पॉवेल बता रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता, फिर उसके संरचना की विशेषता, फिर वह क्या काम करती है, इसके जरिए आप किसी भी विकासशील देश के राजनीतिक विकास को समझ सकते हैं।
डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल इस राजनीतिक विकास को, जो विकासशील देशों का विकास था, उसको समझने के लिए अपर्याप्त था। लेकिन अभी हम जब डिटेल में जाएंगे उदाहरणों के साथ, तब आप समझेंगे कि देखिए इससे तो हाँ, हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह अमन पॉवेल बता रहे हैं इसी तरह तो होता है। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ संरचनाएं होती हैं और वो पर्टिकुलर कामों को परफॉर्म करती हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो विशेषता बताई ऑमन पॉवेल ने पॉलिटिकल सिस्टम की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम इज वाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। ये एक इसकी व्यापकता होती है, यानी ये बहुत व्यापक होता है। ये बहुत सारे सब सिस्टम को अपने अंदर कंप्राइज किए होता है, अपने अंदर लिए होता है। जैसे आर्थिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, तरह तरह की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाओं को पॉलिटिकल सिस्टम अपने भीतर लिए, यानी यह बहुत व्यापक होता है। लेकिन अपनी व्यापकता के साथ अन्य व्यवस्थाओं से इसका एक अंतर भी होता है। ठीक, ये अन्य सभी व्यवस्थाओं के प्रति, जितने तरह के सिस्टम समाज में काम करते हैं, एक राज्य में जितने तरह के सिस्टम काम करते हैं, ये सभी व्यवस्थाओं में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की कृषि व्यवस्था से संबंधित जो पॉलिसी लेवल के डिसीजंस है, दोज डिसीजंस आर टेकिंग बाय इंडियन पार्लियामेंट। यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सभी सब सिस्टम से रिलेटेड डिसीजंस को टेक करता है, डिसीजंस को लेता है। आजकल आप कोरोना के समय में देख रहे होंगे कि जो हमारा मिलिट्री मेडिकल सिस्टम है, उससे संबंधित जितने डिसीजंस हैं वो भी पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए लिए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, उससे संबंधित भी जो डिसीजंस हैं वो भी लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत व्यापक है। उसमें जो समाज के अन्य सभी व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें आप उप व्यवस्थाएं कह सकते हैं, वे सभी समाहित हैं। ठीक, दूसरी जो राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता बताते हुए अमन पॉवेल कहते हैं कि इस राजनीतिक व्यवस्था के जो तत्व हैं, जैसे हमने व्यवस्था की विशेषता में इंटरडिपेंडेंसी बताई थी, तो वही अमन पॉवेल भी कह रहे हैं कि द एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। वो एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि यहां से एजुकेशन सिस्टम खत्म होता है और यहां से एग्रीकल्चर सिस्टम शुरू होता है, यहाँ से मेडिकल सिस्टम शुरू होता है, यहाँ से इकोनॉमिक सिस्टम शुरू होता है, यहाँ सोशल सिस्टम शुरू होता है। हर जगह पर, यानी हर सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम को फीड करता है और फिर पॉलिटिकल सिस्टम हर सिस्टम को फीड करता है। जैसे कि पता है देश का जो एग्रीकल्चर है वो इस देश की पॉलिटिक्स को भी डिटरमाइन करता है। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इस देश की पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करता है। तो एक तरह की अंतर्निर्भरता है। जैसे आप देखें तो कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, रिलीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। अलग अलग तरह के पॉलिटिकल वोटिंग बिहेवियर्स हैं जो इलेक्शंस के समय तरह तरह की रोल प्ले करते हैं। तो ये कहां से है? कास्ट क्या है? कास्ट एक तरह का सोशल सिस्टम का हिस्सा है। रिलीजन हमारे सोशल सिस्टम का हिस्सा है जो चुनावों के समय भूमिका अदा करता है। यानी जो सोशल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं वे पॉलिटिकल सिस्टम को डिटरमाइन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जब पॉलिटिकल सिस्टम बन जा रहा है तो पॉलिटिकल सिस्टम भी सोशल सिस्टम के चीजों को डिटरमाइन कर रहा है। वो पॉलिसीज ला रहा है कि लोगों की शादियों की उम्र क्या होगी। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय था कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो बढ़ा दी जाए, या तमाम सारे जो फैमिली लॉज हैं, मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक से संबंधित कानून सरकार ला रही है। यानी वो सामाजिक चीजों में भी बदलाव कर रही है। पहले समाज ने बदला, सामाजिक व्यवस्था ने बदला, और फिर राजनीतिक व्यवस्था ने बदलना शुरू कर दिया।
तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं अमन पावेल पॉलिटिकल सिस्टम की, वो बताते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एक क्लियर बाउंड्री होती है, एक क्लियर लिमिट होती, स्पष्ट सीमा का। राजनीतिक व्यवस्था की एक स्पष्ट सीमा है, यानी कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कब इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होगा, तो इसकी एक सीमा होगी, और वह सीमा बताते हैं अमन पावेल कि यदि पॉलिटिकल सिस्टम डिसीजन मेकिंग के काम कर रहा है और पॉलिसी मेकिंग के काम कर रहा है, तब वह पॉलिटिकल सिस्टम कहलाएगा। यानी ऐसा कोई भी सिस्टम जो पॉलिसी लेवल पर, डिसीजन के लेवल पर, प्रोग्राम्स के लेवल पर काम कर रहा हो, वह पॉलिटिकल सिस्टम कहलाएगा। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम की 3 विशेषताएं बताते हैं अमन पावेल। पहली कि ये बहुत व्यापक है, व्यापक होने के साथ साथ इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके घटक हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। और तीसरी कि एक स्पष्ट सीमा भी होती है, और उस स्पष्ट सीमा को आप समझ सकते हैं कि ये जो ऐसी कोई व्यवस्था जो निर्णय निर्माण संबंधी फैसले ले, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बनाए, नीतिगत फैसले ले, वो राजनीतिक व्यवस्था कहलाएगी। ठीक, अब इस राजनीतिक व्यवस्था के 4 स्ट्रक्चर बताते हैं अमन पावेल। What are the 4 structure according to Aman Powell of this political system? First structure is political socialization. वो कहते हैं कि एक एजेंसी होती है इस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण की, यानी हम सब लोग कैसे, हमारा राजनीतिक समाजीकरण कैसे होता है। राजनीतिक समाजीकरण क्या है? यानी हम समाज में रहते हुए राजनीतिक चीजों के बारे में, कि डिसीजंस मेकिंग के बारे में, निर्णय लेने के बारे में, अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों के बारे में, जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उन सबको कैसे समझते हैं। ठीक, तो इनसे हमारा एक सामाजिकरण होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बताते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अमन पावेल। वो कहते हैं कि जो हमारे दोस्तों का ग्रुप होता है, सबसे पहले पीयर ग्रुप्स, सबसे पहले तो फैमिली, यानी सबसे पहले हमारा जो राजनीतिक समाजीकरण स्टार्ट होता है वो परिवार में स्टार्ट होता है। हमने बताया था आपको कि कैसे फैमिली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि परिवार में रहते हुए आपकी जाति के प्रति, धर्म के प्रति, महिलाओं के प्रति एक बायसनेस, एक विचार बन जाता है कि फला जाति के लोग ऐसे होते हैं, फला धर्म के लोग ऐसे होते हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं, कश्मीर में ये समस्या है, आतंकवाद पाकिस्तान को लेकर हमारी एक धारणा बन जाती है, आतंकवाद को लेकर बन जाती है, तमाम सारी चीजों के बारे में हमारी एक धारणा बन जाती है, परसेप्शन बन जाता है। और वह परसेप्शन कैसे बनता है? वह परसेप्शन हमारे परिवार के सदस्यों की जो धारणाएं होती हैं वही होती हैं। फिर हमारे दोस्तों के समूह होते हैं, वो हमारी धारणा को बनाते हैं, वे हमें पॉलिटिकली सोशलाइज करते हैं। फिर हमारा स्कूल, फिर तरह तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तरह तरह के क्लब, जिम, हम जहां भी जाते हैं वे हमें पॉलिटिकली सोशलाइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मनुष्य परिवार में रहता है, वहां से लेकर और किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो वहां उसकी कुछ धारणा बन रही है, जिस ऑफिस में काम कर रहा है तो वहां उसकी कुछ धारणा बन रही है। तो पहला जो स्ट्रक्चर बताता है कि एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में परिवार से लेकर और इंस्टीट्यूशंस तक जिनमें इंसान काम करता है, जो फंक्शनल इंस्टीट्यूट, उन सब जगह व्यक्ति की अपनी सोच, उसकी धारणा बनती है तमाम सारे मुद्दों को लेकर। ठीक है, कि मोदी जी की नीतियां कैसी हैं, योगी जी की नीतियां कैसी हैं, विपक्ष की भूमिका कैसी है, तमाम सारी चीजों को लेकर हमारी जो सोच है वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से बनती है। इसके तहत हमारी राजनीतिक भर्ती होती है, एक तरह से राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट भी इसका सब एक तरह से कंपोनेंट है। और ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है, कल्चर का निर्माण करता है, यानी किसी भी जगह के लोग सोचते समझते कैसे हैं, वहां क्या स्तर है राजनीतिक धारणाओं का। ठीक, तो उसके आधार पर हम पॉलिटिकल कल्चर
का निर्धारण करते हैं। एक अप्रोच है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, जिसमें हम इन सब पर डिटेल में बात कर सकते हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो हम उन पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो स्ट्रक्चर की बात की ऑमंडल पावेल ने, उस पर बात कर रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। कुछ समाज में ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एजेंसीज होती हैं जो लोगों के जो हित हैं, लोगों की जो रुचियां हैं, उसको आर्टिकुलेट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसका अव्यक्तीकरण करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं, यानी राज्य के समक्ष उन मांगों को ले जाते हैं, ले जाते नहीं बल्कि उनको उजागर करते हैं। ये दबाव समूह होते हैं। इन्हें जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं, ये अलग अलग तरह के दबाव समूह होते हैं। किसानों के दबाव समूह, छात्रों के दबाव समूह, उद्योगों में काम करने वाले लोगों के दबाव समूह। तो ये सब लोग जो है एक इस तरह का काम करते हैं। ये सब, इनका मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, लेकिन ये लोगों की वास्तव में क्या दिक्कतें हैं, लोगों की क्या मांगे हैं, इसको रखते हैं राज्य के समक्ष। ओके, फिर तीसरी एजेंसी, तीसरा जो स्ट्रक्चर बताते हैं ऑमंड पावेल, वो कहते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी जो ये हित दबाव समूहों के द्वारा बताए जा रहे हैं, इन्हीं हितों को, एग्रीगेशन मतलब एकीकरण, समूहीकरण, इनको कुछ राजनीतिक दल काम करते होते हैं समाज में, वो इनको एकत्रित करते हैं, इनको चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं इन इंटरेस्ट को, और इसको राज्य के समक्ष डिमांड्स के रूप में ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई इन मांगों को पूरा करिए आप। ठीक। और चौथा जो इसमें तमाम सारे राजनीतिक दल आते हैं ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन में। अब राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं ये सब आप लोगों को पता है। चौथा जो स्ट्रक्चर है ऑमंड पावेल के अनुसार, वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, राजनीतिक संचार का, कि इस राजनीतिक व्यवस्था में जो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इससे एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, इससे सूचना का प्रचार प्रसार होता है। ठीक, आजकल ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आप देखिए कि तरह तरह की जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो दबाव समूह हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या प्रेशर ग्रुप्स, ये सभी अपने मैसेजेस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के जरिए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की जो एजेंसीज हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनके जरिए लोगों के बीच ले जा रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं जो दिन रात सूचना का एक तरह से पॉल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, और लोगों की साइक, लोगों का परसेप्शन पार्टियों के बारे में, दलों क्या कहते हैं, व्यक्तियों के बारे में, विचारधाराओं के बारे में बन रहा है इसी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से। तो ऑमंड पावेल इसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहता है। ये स्ट्रक्चर हैं, ये किसी भी समाज में, पॉलिटिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ विकासशील देशों में तो इन्हीं चार स्ट्रक्चर्स में, इन्हीं चार कंपोनेंट्स में हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। परिवार से हमारे यहाँ राजनीतिकरण शुरू होता है, और आज उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो सोशल मीडिया और मीडिया के अंग के रूप में आप देख सकते हैं। फिर ऑमंड पावेल कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इनपुट ले रहा है, इसका कुछ आउटपुट भी होना है, और वो आउटपुट होता है फंक्शन के रूप में, जिसे फंक्शनल कहता है वो, कि ये जो आगत है, आगत यानी इनपुट, ये अब निर्गत बन रहा है। निर्गत कैसे बनता है, इसके लिए भी वो 3 व्यवस्था देता है ऑमंड पावेल। वो कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अभी तक स्ट्रक्चर, अब फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल सिस्टम के। तो पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन है, पहला रूल मेकिंग, दूसरा रूल इंप्लीमेंटेशन, और तीसरा रूल एजुकेटिंग। यानी रूल मेकिंग होगा, राजनीतिक व्यवस्था नियम को बनाएगी, फिर राजनीतिक व्यवस्था नियमों का क्रियान्वयन करेगी, और उन नियमों का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लूप होल्स क्या है, इसकी जांच करने के लिए रूल एजुकेटिंग, यानी
नियम अधिनिर्णय, उन नियमों पर, वो नियम वैध हैं कि नहीं हैं, इस पर इसकी एक एजेंसी होती है जो जुडिशरी जिसे कहते हैं। फिर रूल मेकिंग की एजेंसी है लेजिस्लेचर, रूल इंप्लीमेंटेशन की एजेंसी है एग्जीक्यूटिव, और रूल एजुकेटिंग की एजेंसी है जुडिशरी। तो ये जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में। इसी तरह से इनपुट आता है, इनपुट स्ट्रक्चर के माध्यम से आता है और आउटपुट फंक्शन के माध्यम से होता है। आप देखिए इस समय क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है, यानी सरकार स्टेट पर और स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर्स में कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव्स यानी मंत्रिमंडल, कार्यपालिका मंत्रिमंडल एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेंट्रल सेक्रेटरिएट से लेकर और लेखपाल और कानूनगो तक एक पूरी व्यवस्था है, और यानी ये राज्य में भी है और केंद्र में भी है। और एक रूल एजुकेटिंग यानी जुडिशरी की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और न्याय पंचायत नगर, जो हमारे पंचायतों में न्याय की प्रणाली है वहां तक। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने जो इनपुट लिया फैमिली से, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से, फैमिली एजुकेशन, पीयर ग्रुप, इन सगा से, दबाव समूहों ने जो मैनिफेस्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो एग्रीगेट किया, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में जो मीडिया ने प्रचार प्रसार किया, उसके जरिए हमने पॉलिटिकल सिस्टम को एक इनपुट दिया। इनपुट हम समय समय पर देते रहते हैं, चुनाव के माध्यम से अपना इनपुट देते रहते हैं, हम अपने पसंद की सरकारें चुनते हैं, और ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां इस तरह होता है, हम अपने पसंद की सरकारें चुनते हैं और हमारे पसंद की सरकारें नियम कानून बनाती हैं, कानून पास करती हैं विधायिकाओं से, फिर उनका मंत्रिमंडल उन्हें लागू करता है, और उस कानून के इंप्लीमेंटेशन में जो समस्याएं आती हैं उसका फैसला हमारी अदालतें करती हैं। तो इसी तरह से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि जो विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था है वो इन चरणों से होकर गुजरी है। अब आमंड पॉवेल बिगिन करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता से। वे बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था व्यापक होती है, राजनीतिक व्यवस्था के जो घटक हैं वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनमें स्पष्ट सीमा होती है। फिर वो राजनीतिक व्यवस्था के प्राइमरी फंक्शन के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के स्ट्रक्चर के रूप में बताते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की कुछ एजेंसीज हैं, पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन की एजेंसीज हैं, पॉलिटिकल एग्रीगेशन की और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की। ये स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी राजनीतिक समाज का। और उसके बाद कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एजेंसीज हैं जिन्हें आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कहते हैं। इन तीनों के काम हैं रूल मेकिंग, रूल इंप्लीमेंटेशन और रूल एजुकेटिंग। तो इस तरह से आमंड पॉवेल अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल देते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल के जरिए किसी भी विकासशील देश के राजनीतिक विकास का अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। इस विशेषता, इस उपागम की कुछ क्रिटिक यह भी है कि इसमें जो है फीडबैक पर जोर नहीं दिया जाता है, फीडबैक को कंसीडर नहीं किया जाता है, जो कि डेविड ईस्टन ने किया था। डेविड ईस्टन ने फीडबैक को बहुत महत्व दिया था। और इसकी एक क्रिटिक ये भी है कि जो ये 7 तरह की चीज स्टेप्स बताते हैं स्ट्रक्चरल टू फंक्शनल में, यानी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ फंक्शन हैं, इसका क्रिटिक करते हुए लोग ये भी कहते हैं कि एक क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है इसमें। इसकी क्रिटिक जो है वो टालकाट पार्सन्स जैसे लोग जो है वो करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आमंड और पावेल ने जो है ये सोशियोलॉजिस्ट से लिया और वो स्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं बल्कि फंक्शन पर कम जोर दे रहे हैं। तो इस तरह की क्रिटिक्स की जाती हैं। लेकिन इसने जो है मॉडर्न
पॉलिटिकल सिस्टम के स्टडी में जो डेविड ईस्टन का अप्रोच था, उसके जो लूपहोल्स थे उसको दूर किया। और इन दोनों अप्रोच को अगर मिला दिया जाए, डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल को और आर्मंड पावेल के स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडल को, तो किस डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों के यहां राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसको समझा जा सकता है। डेविड ईस्टन के मॉडल से आप डेवलप्ड कंट्रीज का समझ सकते हैं और आर्मंड पावेल के मॉडल से आप डेवलपिंग कंट्रीज का, खासतौर पर हिंदुस्तान का राजनीतिक विकास कैसे हुआ है या कैसे होता है, क्या एजेंसीज होती हैं, इसको आप समझ सकते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर बात करेंगे, जो दूसरी यूनिट में है। इस यूनिट में यदि आपको जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है उस पर भी एक लेक्चर चाहिए होगा, तो पहले आप किताब से पढ़िएगा। अगर ना समझ में आए तो यदि आप मैसेजेस में डिमांड करेंगे तो कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं एक लेक्चर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच पर ला दूंगा। अगला लेक्चर हम लोग जो सेकंड यूनिट है बीए सेकंड ईयर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसमें है, उस पर बातचीत करेंगे। मेरी आप सब लोग से गुजारिश है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को, एक दूसरे से साझा करें और कमेंट में सवाल पूछें, लाइक करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ले जाने की कोशिश करें। मैं आपसे ये फिर से वादा कर रहा हूं कि 2-3 दिनों के अंदर मैं अगला लेक्चर आपके सामने लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।